नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री की जो पाठशाला चल रही है फॉर क्लास 12th के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। बाकी ये सब लिखा है और जो बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब मालूम ही है। अदरवाइज जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जिन नए बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचा है, तो उन बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे 12th लेवल पे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या एमपी बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों, ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री को पढ़ने का देसी अंदाज में बेहतरीन तरीके से सरल तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से वेद उदाहरणों के साथ और अच्छी यहाँ पर इमेजों के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट इसकी जो है उपलब्ध है, पूरा संपूर्ण अध्याय उपलब्ध है। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आज की जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 जो है लेक्चर जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा देखते हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। देखो, वैद्युत रसायन में हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है वैद्युत अपघटन के उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस और आयनीकरण में अंतर क्या है। बच्चे जो है दोनों को एक ही समझ लेते हैं, उनके नज़र में जो है आयनीकरण और इलेक्ट्रोलिसिस लगभग एक ही होता है। लेकिन कल की क्लास को देखने के बाद बच्चों के मन में ये जो कंफ्यूजन था या जो भी डाउट था, जो कि मिस परसेप्शन था, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, सबसे पहले वो लेक्चर देखें। तो कल की क्लास के आगे का ही ये टॉपिक है, मतलब उसी से रिलेटेड है, विद्युत अपघटन से। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि वैद्युत अपघटन के उत्पाद क्या होते हैं। कैथोड पर और एनोड पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन होता है आयनों का, तो उनके आयनों से जो अणु, जो गैसेस या जो तत्व बनते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघटन के उत्पाद कहलाते हैं। तो उनके बारे में आज क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर वैद्युत अपघटन के उपयोगों के बारे में जानेंगे। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ठीक है, क्या इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है इस पर निर्भर है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, विद्युत लेपन के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये मतलब बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। और वैद्युत लेपन से रिलेटेड कुछ डे टू डे लाइफ के कुछ उदाहरणों को भी हम समझेंगे, यानी कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो केमिस्ट्री मौजूद है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे एक बेहतरीन सा थॉट एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है वो थॉट जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के प्रति अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता भी होनी चाहिए कि पढ़ाई जो है जीवन में, पढ़ाई का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है। स्कूलों में, कॉलेजों में इस पे जो है कम बात की जाती है, लेकिन हमने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पर हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। साथ ही साथ उनको शिक्षा के महत्व के बारे में भी अवगत कराएंगे। इससे रिलेटेड हम डेली बेसिस पर डे कुछ ना कुछ जो है एक अच्छा विचार, एक अच्छा थॉट लेकर आएंगे। देखिए आज का विचार क्या है, कह रहे हैं कि शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर जीवन को नई दिशा और नई पहचान देता है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो वह प्रकाश है जो हमारी अज्ञानता को मिटाता है, ठीक है। हमारे मन में जो अज्ञानताएं होती हैं विभिन्न प्रकार की समझ को लेके, विभिन्न प्रकार के तथ्यों को लेके, सामाजिक पहलुओं को लेकर, तो शिक्षा के माध्यम से हमारी जो अज्ञानता है, अज्ञानता में जो अंधकार है वो दूर होता है। तो उसके अंधकार को मिटाएगा और जीवन को नई दिशा, जीवन जीने का एक सही सलीका, जीवन को कैसे अच्छी तरीके से जिया जाए, ठीक है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, मुश्किलों को कैसे हम अपनी समझ से, ठीक है, और शिक्षा के माध्यम से आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है। आज का ये थॉट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो है वीडियो को लाइक करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है।
क्योंकि यही सब हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं बिना किसी जो है डिमांड, बिना किसी जो है पैसे लिए, इसी तरीके से इसको उपलब्ध कराते रहें। तो यही सब हमारा मोटिवेशन है। बच्चों के जो लाइक हैं, बच्चों के जो कमेंट्स हैं, ठीक है, नए नए बच्चों का जुड़ना है, तो यही सब हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम लगातार कंटिन्यू अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आते रहें। ठीक, चले अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखो भाई क्या कह रहे हैं, तो हम आज देखेंगे वैद्युत अपघटन के उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसा कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था वैद्युत अपघटन के बारे में, कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके जो आयंस होते हैं, धनायन और ऋणायन जो होते हैं, वो अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम आयनों का गमन, मोशन ऑफ द आयंस कहते हैं। और विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ पहुंचकर ये आयन डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने आवेश को त्याग देते हैं। आवेश को कैसे त्यागते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, वो दान करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो इनका हो जाएगा अपचयन, और अगर ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं तो इनका हो जाएगा ऑक्सीकरण। कैथोड पर हमने बताया था, सदैव ध्यान रखना, कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो कल की क्लास में इन सभी बातों को हमने डिटेल में अच्छे से तरीके से, मतलब बेहतरीन अंदाज में इसको डिस्कस किया है डायग्राम के साथ। ठीक है, आज हम जानेंगे कि इसी कैथोड पर और इसी एनोड पर उत्पाद जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इन उत्पादों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या है। तो विद्युत अपघटन के उत्पाद का मतलब यही है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान कैथोड और एनोड पर जो गैसें, जो तत्व या जो अणु बनते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन के उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यही हमने परिभाषा जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिख रखी है। देखो, जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण दोनों इलेक्ट्रोडों पर, यानी कि कैथोड पर और एनोड पर, ठीक है, दोनों मतलब इलेक्ट्रोडों पर, कैथोड और एनोड पर, कैथोड यहाँ पर ऋणावेशित होता है और एनोड यहाँ पर धनावेशित होता है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो नए पदार्थ, गैस या धातुएं जमा या मुक्त होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन के उत्पाद कहते हैं। आई बात समझ में? तो हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि वैद्युत अपघटन के उत्पाद किन्हें कहते हैं, तो उसका हमें ये आंसर मिल चुका है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये जो है मतलब बेहतरीन तरीके से लिख रखा। और भी देखें, जैसे कैथोड पर धातु का जमा होना या हाइड्रोजन गैस का निकलना, एनोड पर क्लोरीन या ऑक्सीजन जैसी गैसों का मुक्त होना। तो ये यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं। तो कैथोड पर और एनोड पर किसी भी वैद्युत अपघट्य के अपघटन से, ठीक है, जो भी हमको गैसें, जो भी उत्पाद, जो भी तत्व प्राप्त होते हैं, बस उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य के उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो, जैसे यहाँ पे डायग्राम भी लगा है कि कैथोड पर उत्पाद जैसे धातु का जमा होना या हाइड्रोजन गैस का निकलना, ठीक, एनोड पर उत्पाद जैसे क्लोरीन गैस का बनना या ऑक्सीजन गैस का मुक्त होना। ठीक है, चलें अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिख रखा है, इसी को अपनी नोट डाउन कर लें अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है, उतना ही है जितना काम का है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, अब हम देखते हैं मतलब इन वैद्युत अपघटन के उत्पादों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये कारक कुछ पूछे जाते हैं तो इन कारकों को जानना अति आवश्यक है। देखो, इलेक्ट्रोड पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड का मतलब समझ पा रहे हैं, ये जो धातुओं की ये जो छड़ें हैं, ठीक है, धातुओं की ये जो छड़ है, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो धातु की छड़ माइनस चार्ज को कैरी करती है उसको कैथोड कहते हैं, जो प्लस चार्ज को कैरी करती है उसको एनोड कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं इलेक्ट्रोडों पर क्या बनेगा, ठीक है, उसी बात कर रहे हैं।
तो इलेक्ट्रोड पर क्या बनेगा, यह मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है। इन्हीं 4 कारकों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पहला कारक है विद्युत अपघटन की अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की अवस्था। ठीक है, यहाँ विद्युत अपघट्य कर लें। ठीक है, विद्युत अपघट्य, ठीक है, यहाँ पे टाया बना ले, विद्युत अपघट्य की अवस्था, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, देखो भाई, पदार्थ पिघली हुई अवस्था में या पानी में घुली हुई अवस्था में हो, इससे उत्पाद बदल जाता है। कहने मतलब ये है कि अगर हमारा विद्युत अपघट्य पिघली हुई अवस्था में है या पानी में घुली हुई अवस्था में है, तो इससे भी हमारा क्या होता है, उत्पाद जो है बदल जाता है। जैसे देखो, यदि पिघला हुआ मोल्टेन NaCl लेंगे तो कैथोड पर सोडियम धातु मिलेगी। अगर हम पिघले हुए NaCl को लेंगे, ठीक है, मोल्टेन जो है NaCl को लेंगे पिघला हुआ गलित अवस्था में, तो हमको जो है कैथोड पर सोडियम धातु मिलती है। क्या मिलेगी, सोडियम धातु। जैसे यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये सब सोडियम आयन है, कैटायंस हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं अपने विपरीत जो है आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ। यहाँ पे जाके ये इकट्ठे होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इनसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इनका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और सब सोडियम धातु यहाँ पर जमा हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है। और यदि जलीय NaCl लेंगे तो पानी के प्रोटॉन आयनों के कारण कैथोड पर सोडियम नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। आई बात समझ में, यानी कि अगर हमने NaCl को पिघली हुई अवस्था में ले रखा है तो हमें कैथोड पर सोडियम धातु मिलेगी, और अगर हमने NaCl को जल में घोलकर उसका जलीय विलयन बना लिया है तो हमें कैथोड पर सोडियम की जगह हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। ये पिघला हुआ NaCl है, ये जलीय NaCl है, एक्वस। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण भी हमने नीचे लिख रखा है कि ऐसा क्यों हो गया सर, पहले जब हमने पिघला हुआ लिया तो सोडियम प्राप्त हो रहा है, जलीय ले लिया तो हमको सोडियम नहीं मिल रहा है, प्रोटॉन मिल रहा है। तो देखो, इसका सीधा सीधा कारण होता है बच्चों कि जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक धनायन होते हैं, कैटायन उपस्थित होते हैं, तो ऐसी उपस्थिति में कैथोड पर वो धनायन उदासीन होता है जाके, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, जल में घोलेंगे तो जल में देखो 2 धनायन हो जाएंगे, सोडियम आयन तो वही होगा, प्रोटॉन भी हो जाएगा। प्रोटॉन का मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा है, आगे जानेंगे आगे के लेक्चर में मानक अपचयन विभव क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो इसका ज्यादा है, इसीलिए ये यहाँ पर जो है जमा होता है जाके और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, बुलबुलों के रूप में। ठीक, देखो यहाँ पे कारण लिखा है कि जब विलयन में 1 से अधिक प्रकार के धनावेशित आयन उपस्थित होते हैं तो जिस धनायन का मानक अपचयन विभव अधिक होता है वही कैथोड पर अपचयित होकर जमा होता है। आई बात समझ में, चने अच्छा जो है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया है कि जैसे ये बताया कैथोड पर जो मोल्टेन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सोडियम धातु प्राप्त होगी, और एनोड पर हमको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी। लेकिन अगर हमने इसको जल में बना लिया है तो फिर ये 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे, बाद बाकी क्लोरीन के साथ तो वैसा ही होगा सेम। ठीक, चलिए अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 कारकों में पहले ही कारक को हमने डिस्कस कर लिया है, विद्युत अपघट्य की अवस्था। दूसरा कारक हम देखते हैं इलेक्ट्रोड की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इनकी प्रकृति क्या है। देखो, इलेक्ट्रोड रासायनिक रूप से कैसा है, इसका भी उत्पाद पर सीधा सीधा असर पड़ता है। इलेक्ट्रोड देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अक्रिय इलेक्ट्रोड, एक होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं जो विद्युत अपघटन का ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये जो पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, तो इस सिस्टम में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में स्वयं भाग लेता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को सक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो भाग नहीं लेता है, केवल एक यहाँ पे डूबा रहता है, एक माध्यम देता है, तो उसे हम इनर्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात ध्यान रखें, इनको भी आगे हम जानेंगे जब हम इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें भाई, अक्रिय इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम का है, ठीक है, प्लेटिनम का है या ग्रेफाइट का है, ये खुद कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ
करंट पास करवाते हैं, इनके माध्यम से कोई रिएक्शन नहीं होती, ये स्वयं जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। सक्रिय इलेक्ट्रोड देखें, एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर या तुम्हारे Ag, ठीक है, सिल्वर, ये खुद भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कॉपर है, जिंक है, Ag है, ये स्वयं जो है इन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड सक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अब जब अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं तो इससे उत्पाद बदल जाता है, जब अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उत्पाद हमें कुछ और प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति भी निर्धारित करती है कि विद्युत अपघटन के उत्पाद के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रखा है इलेक्ट्रोड की प्रकृति सक्रिय है या अक्रिय, इस आधार पर उत्पाद की प्रकृति और परिवर्तन को प्रभावित करती हैं, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पर उदाहरण के रूप में, चित्र के रूप में दिखाया गया है। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगला देखें मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको शॉर्ट में SEP भी कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको भी आगे की क्लास में लेक्चर में जानेंगे बेहतरीन तरीके से, है इसमें कुछ नहीं। तो तीसरा कारक ये भी है जो प्रभावित करता है कि उत्पाद क्या बनेगा इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। देखें मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब विलयन में एक से ज्यादा धनायन या ऋणायन मौजूद हों, जैसे जलीय विलयन में, तो उनके बीच इलेक्ट्रोड पर पहले पहुंचने की प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। उनमें पहले पहुंचने की क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। ये वही समझने सोडियम वाला खेल जो अभी हमने बताया था, सोडियम वाला और प्रोटॉन वाला, ये विलयन में एक से ज्यादा उपस्थित हैं, तो इनके मध्य कंपटीशन होगी कि कौन सबसे पहले कैथोड पर पहुंचेगा और वहां पे जाकर अपने आप को क्या करेगा, अपचयित करेगा, ठीक है। जो अपचयित हो जाएगा वही हमें फिर मिलेगा, तो इसी को हम कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे देखें कैथोड पर वह आयन पहले डिस्चार्ज होता है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। यही कारण है कि नमक के घोल में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ना कि सोडियम धातु प्राप्त होती है। जैसे कि ये देखो चित्र लगा हुआ है कि यहाँ पे हमने नमक को घोल दिया है और जैसे इसको नमक को घोलेंगे तो नमक का भी आयोनाइजेशन हो जाएगा और साथ ही साथ जल का भी आयोनाइजेशन होगा। अब यहाँ पर विलयन में सोडियम भी है और प्रोटॉन भी है, धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु भी है, तो ऐसी कंडीशन में इस कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। चलें अच्छा एक बात बता देना चाहें कि हाइड्रोजन के जब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए स्पेशली उसको मानक अपचयन विभव कहते हैं। आई बात समझ? तो यहाँ पे हेडिंग लिखी गई है मानक इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन बात की गई है मानक अपचयन विभव की। तो हाइड्रोजन के लिए इसी को हम क्या कहते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं। आगे के लेक्चर में, आगे क्लास में इन दोनों में बेहतरीन तरीके से अंतर करेंगे। चलो अच्छा निष्कर्ष, एनोड पर देखो वह आयन पहले ऑक्सीकृत होगा जिसका अपचयन विभव कम होगा। तो एनोड के लिए आप उल्टा कर दो, एनोड पर वो पहले ऑक्सीकृत होगा जिसके अपचयन विभव का मान कम होगा। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ बिंदु हैं, ठीक है, लगभग वही बिंदु हैं, ठीक है, पढ़ लेना आपने, जो है वही बिंदु है जो यहाँ पे लिखे हैं। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव यह निर्धारित करता है कि कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज या ऑक्सीकृत होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है, ठीक है, कि मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित करेगा कि कौन सा आयन पहले अपचयित या कौन सा आयन पहले जो है ऑक्सीकृत होगा। जब विलयन में एक से ज्यादा धनायन, एक से ज्यादा ऋणायन उपस्थित हो, तभी ये बात लागू होगी। अगर विलयन में जो है मान के चलो सोडियम ही हो, ये हो ही ना, तो सीधी सीधी बात यही जाएगा, कंपटीशन होगी नहीं, ठीक है भाई, ना इसका कम होगा अपचयन विभव का मान, ना ज्यादा होगा। क्यों? तुलना वाला करने वाला कोई नहीं है ना, कोई कंपटीटर हो। अब जैसे इसका जो है कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया, जब इसको हमने इसमें बोला तो जिसका ज्यादा है वो आगे बढ़ेगा। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है, बेहतरीन तरीके से।
चौथा पॉइंट देखते हैं, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखें गोल गाढ़ा है या पतला, इससे भी उत्पाद जो है बदल सकता है। गोल गाढ़ा है या पतला है, इससे भी हमारा उत्पाद बदल सकता है। जैसे यदि हम अत्यधिक तनु बहुत पतला NaCl का विलयन लेंगे तो एनोड पर क्लोरीन गैस की जगह ऑक्सीजन गैस निकलने लगती है, ठीक है। अगर हम बहुत तनु यानी कि डाइल्यूट जो है NaCl का विलयन ले लें जल में घोलकर, तो एनोड पर क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगी, क्योंकि वहां पर पानी के अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ? तनु का मतलब क्या है? पानी ज्यादा लेना, पानी ज्यादा होगा नमक उसमें कम होगा। गाढ़े का मतलब ये होगा पानी कम होगा नमक उसमें ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन लागू होगी। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, अत्यधिक तनु विलयन है, NaCl का बहुत पतला है, कैथोड पे निगेटिव, ठीक है, H2O पानी के अणु भी होंगे। जब ये ज्यादा मात्रा में लेंगे तो यहाँ पर एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगी। निष्कर्ष, बहुत पतले विलयन में पानी के अणु बहुत अधिक होने के कारण एनोड पर क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा फैक्टर हो गया, कौन सा? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता भी ये निर्धारित करती है कि उत्पाद क्या बनेगा। उत्पाद देखो चेंज हो गया, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी बातों को लिख लें, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। कंटेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उतना ही कंटेंट है जितना हमारे काम का है। अगला एक पांचवा और है, ठीक है, वैसे 4 लिखे थे लेकिन एक पांचवा और पॉइंट है, इसको भी देख लें। अति विभव यानी कि ओवर पोटेंशियल। देखो कुछ गैसों जैसे ऑक्सीजन के बनने की गतिज ऊर्जा इतनी धीमी होती है कि वे सामान्य वोल्टेज पे नहीं बनती। उन्हें मुक्त करने के लिए अतिरिक्त वोल्टेज देना पड़ता है, जिसे अति विभव कहते हैं। यानी कि सामान्य से जब अधिक हमें वोल्टेज देना पड़े, अधिक करंट प्रवाहित करना पड़े, तो इस कंडीशन को अति विभव कहते हैं। ऑक्सीजन जैसे हम बुलबुलों के रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं तो थोड़े बहुत नॉर्मल जो है उस पर ये संभव नहीं है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा वोल्टेज लगाना होगा, तब हमें एनोड पर ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। तो इसके कारण भी कभी कभी दूसरा उत्पाद पहले बन जाता है, ठीक है। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वैद्युत अपघटन के उपयोग। तो वैद्युत उत्पाद क्या है, विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या है, और कौन कौन से वो कारक हैं जो उन उत्पादों के निर्माण को प्रभावित करते हैं, उन सभी कारकों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं वैद्युत अपघटन के उपयोग, ठीक है। वैद्युत अपघटन के क्या उपयोग हैं, ठीक है, ये पढ़ लेंगे, हमारा वैद्युत अपघटन वाला टॉपिक हो जाएगा समाप्त, ठीक है। विद्युत लेपन इसी से रिलेटेड है, इसी का कार्य है, उसको भी देख लेंगे। देखो वैद्युत अपघटन के उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहला इसका उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखो विवरण, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को उनके पिघले हुए अयस्कों ओर्स से शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा हम धातुओं का पृथक्करण करते हैं, धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, जैसे हम क्या करेंगे कि कोई भी हमें धातु अलग करनी है तो उस धातु का लवण लेंगे, ठीक है, उसका जो है सोल्यूशन बना लेंगे, लवण लेंगे, मतलब जैसे मान के चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमें एल्यूमिनियम को प्राप्त करना है, तो इसको हम यहाँ पे प्रवाहित करेंगे। ये हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रोड लगा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन होने पर धातु होगी वो धनायन के रूप में, और ऋणायन होगा अधातु के रूप में। जो धनायन होगा वो कैथोड पर इकट्ठा होगा जाके, ठीक है, धनायन कैथोड पे जाके इकट्ठा होता रहेगा, वहीं पे फिर बाद में उस छड़ पे जो है उस छड़ से उसको क्या कर लेंगे, पृथक कर लेंगे, तो शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। उदाहरण जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जैसी धातुओं को विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। तो पहला तो हमारा कार्य ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें। अगला देखें, अगला क्या है, धातुओं का शोधन यानी कि शुद्धिकरण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इसको कहते हैं। धातुओं को मतलब इस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। देखो कम शुद्ध धातु की छड़ को एनोड और शुद्ध धातु की पत्ती को कैथोड बनाकर 99.99% तक शुद्धता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग
किया जाता है। यानी कि कोई धातु है उसमें कई तरीके की शुद्धियाँ मिली हुई हैं, ठीक है, तो उसको जो है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा कराकर वो शुद्धियाँ सब अलग हो जाती हैं और धातु अलग हो जाती है, इससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। उदाहरण जैसे कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको अलग करने के लिए देखें यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, ठीक है, ये एक विद्युत अपघट्य का विलयन है, इलेक्ट्रोलाइट धातु लवण का विलयन है। एनोड लगा है, इसमें कम शुद्ध धातु की छड़ है, कैथोड है शुद्ध धातु की छड़ है, ठीक है। इस धातु से जब ऐसे डालेंगे तो ये धातु घुलती चली जाएगी, सब अशुद्धियाँ जो है इसमें निकल के इसमें घुल जाएंगी। अघुलनशील अशुद्धियाँ, ये जो अशुद्धियाँ हैं ये सब अलग हो जाएंगी, सब नीचे तली में बैठ जाएंगी और ये एकदम शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना, जब उपयोग पूछा जाए केवल ये हेडिंग डालें और इसमें क्या होता है और उदाहरण किसका ये किया जाता है, बस, ज़्यादा ही नहीं। अगला देखिए विद्युत लेपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोप्लेंटिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको पूछते हैं अलग से, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। देखें इलेक्ट्रोप्लेंटिंग, देखो विवरण, किसी सस्ती धातु जैसे लोहे की सतह पर जंग से बचाने या सुंदरता बढ़ाने के लिए महंगी धातु जैसे सोना, चांदी, क्रोमियम आदि के पतली परत चढ़ाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहते हैं, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये समझ लें जैसे कोई एक धातु है तो उस धातु की पत्ती पे, धातु की छड़ पर हमें जो है एक दूसरी धातु की पतली परत या पतली एक फिल्म चढ़ाने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन भी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं उदाहरण, लोहे की चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाना या साइकिल के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ाना। जैसे ये हमारे सामने यह चम्मच लगी हुई है, ठीक है, इस चम्मच पे, चम्मच अंदर जो बनी थी वो मेनली लोहे की बनी थी, आयरन की, इसके ऊपर हमें चांदी की परत चढ़ानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चम्मच को यहाँ पे टांग दिया गया है और चांदी के लिए हमने इस पे चांदी के लबड़ ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इन दोनों को जोड़कर प्लस माइनस से, तो चांदी के जो अणु होंगे वो इस पे जाके जो है पतली परत के रूप में धीरे धीरे जमते रहेंगे और पूरे उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगी, लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, विद्युत लेपन कहेंगे, ठीक है। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखें रासायनिक यौगिकों के निर्माण में विद्युत अपघटन के उपयोग ही चल रहे हैं। चौथा उपयोग है ये मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। देखो औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण रसायनों और शुद्ध गैसों को तैयार करने के लिए भी इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कास्टिक सोडे को बनाने में, क्लोराइडों से क्लोरीन गैस बनाने में, जल से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करने में। तो इन गैसों को प्राप्त करने में इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखें विद्युत मुद्रण यानी कि इलेक्ट्रोटाइपिंग। इलेक्ट्रोटाइपिंग देखें क्या होता है। देखो किसी सांचे मोल्ड के ऊपर धातु की हूबहू परत चढ़ाकर छपाई के ब्लॉक, नक्शे, सिक्के या कलाकृतियां तैयार करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोटाइपिंग कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये चित्र लगा हुआ है, ठीक है, ये जैसे सांचा है, इसके ऊपर हमें किसी धातु की परत चढ़ानी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम जिस सांचे पर लगानी है तो उसी को इसमें डाल देंगे, ठीक है। सांचे को इसमें यहाँ पे डाला जाएगा। डालने पर क्या होगा, जो धातु होगी वो धातु जो है इसके ऊपर धीरे धीरे आके जमा होती रहेगी, धीरे धीरे इस पे जो है एक्यूमुलेट हो जाएगी। जमा होने पर इस पूरे जो है सांचे पर उस धातु की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे धातुओं की जो मूर्तियां आती हैं अंदर से पता चले किसी और की बनी होती हैं, बाहर से कोई महंगी धातु जिससे वो मूर्ति मतलब आकर्षक लगे, सुंदर लगे, तो इसलिए उसके ऊपर इस प्रक्रिया के द्वारा चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केवल इसमें लिखना ही लिखना है, ठीक है, चित्र नहीं बनाने हैं। चित्र जहाँ पे बनाने होते हैं वहाँ पर हम बता देते हैं। चित्र तो हम थोड़ा ले आते हैं यहाँ समझाने के लिए, ताकि यहाँ जो हम समझा रहे हैं, जो लिखा है थ्योरी, वही चित्रों में दिख जाए तो चीज़ें हमारे माइंड हमारा जो है वो जल्दी कैप्चर करता है, जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें, ठीक है। नहीं तो जहाँ पे चित्र की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम बता देते हैं।
देखो बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ कीवर्ड समरी है, ठीक है, इनको पता होना चाहिए। कभी कभार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू वगैरह पूछ देते हैं तो बच्चों को इनके अर्थ पता नहीं होते हैं, तो इसलिए हमने ये स्लाइड लगवाई है। देखो परीक्षा में उत्तर लिखते समय 4 शब्दों को मुख्य हेडिंग बनाए। पहला विद्युत धातु कर्म, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इसका मतलब होता है सक्रिय धातुओं को प्राप्त करना। सक्रिय धातुओं को विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो लगा हुआ है, ठीक। विद्युत शोधन किसे कहते हैं? शोधन का मतलब होता है शुद्धिकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब ही होता है शुद्धिकरण या इसको परिष्कृतिकरण भी कहते हैं, ठीक है, परिष्करण भी कहते हैं। जैसे धातुओं को शुद्ध करने की प्रोसेस, जब किसी धातुओं को शुद्ध करने के प्रोसेस से इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। अगला है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन तो बता ही दिया है, किसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की पतली परत को चढ़ाना, ठीक है। विद्युत निर्माण, इलेक्ट्रोसिंथेसिस, NaOH, क्लोरीन जैसे केमिकल बनाना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब कई तरीके के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो ये टर्म ध्यान रखें, ठीक। चलें अच्छा आगे बढ़ें, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलें अच्छा, अब हम देखेंगे विद्युत लेपन के बारे में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ध्यान से समझेंगे, जबरदस्त टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है। परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्युत लेपन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जानेंगे विद्युत लेपन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके कुछ उदाहरण भी जानेंगे। देखो हमने जैसा कि बताया कि विद्युत लेपन क्या है, विद्युत की मतलब एक पतली परत को चढ़ा देना। लेपन का मतलब पुताई कर देना, सामान्य शब्दों में कहें। जैसे कोई एक धातु है, उस धातु के ऊपर हम किसी दूसरी धातु की एक पतली सी परत चढ़ा दें, पतली सी लेयर चढ़ा दें, एक फिल्म चढ़ा दें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। विद्युत लेपन में सामान्यतः क्या होता है कि अधिक क्रियाशील एवं निम्न कोटि की सस्ती धातुओं पर, ठीक है, उच्च कोटि की महंगी एवं कम सक्रिय धातुओं का लेप किया जाता है, यानी कि उनकी पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। जैसे जानते हैं कि जो नकली जो ज्वेलरी वगैरह आती है, ठीक है, वो जनरली ऐसे तांबे की है या लोहे की है, तो उसके ऊपर जो है चांदी की या सोने की एक परत चढ़ा दी जाती है। सामान्य शब्दों में इसको हम कहते नहीं है कि सोने का पानी चढ़ा है, ठीक है, या ये नकली। तो ये ऐसी ज्वेलरीज कैसी होती हैं? आर्टिफिशियल्स होती हैं, कभी कभार धोखा हो जाता है, ठीक है। नकली ज्वेलरी को अगर कम कीमत पे नकली के रूप में बेचा जाए तो धोखा नहीं होगा, उसी को अगर जो है मतलब सोने के भाव बेच दिया जाए तो क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। आई बात समझ में? जैसा कि हमने बताया पतली परत चढ़ाई जाती है इसके ऊपर, ठीक है। तभी तो मतलब सोने चांदी के जो आभूषण आते हैं नकली, मतलब जिनके ऊपर लेयर चढ़ी रहती है, तो कुछ समय पश्चात वो मतलब जो है धुंधले पड़ जाते हैं, उनकी चमक चली जाती। क्यों चली जाती? पतली लेयर चढ़ी, डे बाई डेली उनको यूज किया जाएगा तो धीरे धीरे वो लेयर धूमिल होती चली जाएगी, हटती चली जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो विद्युत की मदद से एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने या पॉलिश करने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। दूसरी धातु के ऊपर पॉलिश करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। जैसा कि अभी हमने मतलब विद्युत अपघटन के उत्पादों में प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा था विद्युत लेपन, तो उसमें बताया जैसे ये लोहे की चम्मच है, इस पे हमें जो है किसी भी एक धातु की जैसे चांदी की जो लेयर चढ़ानी है तो इसको इस तरीके से सेटअप किया जाएगा। यहाँ पे चिमचिम टांगी जाती हैं, ठीक है, और इसमें घोल रखा जाता है। यहाँ पे ये धातु लटकाई जाती है, उसकी छड़ उसकी लटकाई जाती है, ठीक है, सॉरी। तो उस छड़ से निकल के जो एजी के जो मतलब आयंस होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे पूरे के पूरे चम्मच पर चिपक जाते हैं। इससे क्या हो जाती है? लेयरिंग हो जाती है, ठीक है। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, इस विधि में जैसा हमने बताया कि इस विधि में सामान्यतः सक्रिय एवं निम्न कोटि की धातुओं जैसे आयरन, लोहा, कॉपर आदि पर कम सक्रिय एवं उच्च कोटि की धातुओं जैसे एजी यानी कि चांदी, एयू यानी कि गोल्ड, निकेल और क्रोमियम की पतली परत चढ़ाई जाती है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखें, हमने पहले ही बता दी। अब देखो इसका उदाहरण समझते हैं। देखो लोहे यानी कि Fe को संक्षारण यानी कि जंग लगने से बचाव हेतु जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दें बच्चे, इसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। इस बात को पूछा जाता है, ठीक है, कि बताइए यशद लेपन क्या होता है। तो क्या होता है कि जब लोहे के ऊपर हम एक जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं, जिंक धातु की जो है परत चढ़ाई जाती है, तो उस प्रोसेस को हम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जैसे लोहे की वस्तु है जंग लगी हुई, इस पे हम जिंक की परत चढ़ा देंगे, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, जिंक की चढ़ जाएगी तो देखो ये कैसे एकदम शाइनिंग मारने लगा है, इसकी कीमत बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार लोहे की चादर पर टिन ऐसा इनका लेपन किया जाता है तो इसे हम टिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टिनिंग कहते हैं। जैसे ये देखो लोहे की चादर है, इस पे हमने जो है टिन का एसएन का लेपन करा दिया तो इस प्रोसेस को टिनिंग कहते हैं। ये भी देखो चमकने लगा, शाइनिंग मारने लगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए? मतलब उदाहरण हो गए, ठीक है, वैद्युत लेपन के ये बेहतरीन उदाहरण है, इनको जरूर लिखें, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, टिनिंग क्या है, ये पता होना चाहिए। जब हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इसको यशद लेपन, और जब लोहे के ऊपर टिन की परत चढ़ाई जाती है तो इसे हम टिनिंग कहते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ विद्युत लेपन के उद्देश्य। विद्युत लेपन क्यों जरूरी है, विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो विद्युत लेपन के केवल दो ही उद्देश्य हैं बच्चों। पहला उद्देश्य ध्यान रखें, पहला उद्देश्य इसलिए मतलब किसी भी धातु को जो संक्षारित हो रही है, मतलब वायुमंडल की नमी है और गैसें वगैरह हैं, उनसे क्रिया करके अगर वो नष्ट हो रही है, ठीक है, जैसे लोहा समझ लें, लोहा क्या होता है? वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाता है, उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू N मॉलिक्यूल H2O के। तो इसी को कहते हैं लोहे में जंग का लगना। तो लोहे में जंग ना लगे इसीलिए हमने उसमें क्या किया था? अभी जंग की मतलब जिंक की परत चढ़ा दी या टिन की परत चढ़ा दी, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कर दिया या टिनिंग कर दिया। तो किसी भी धातु को खराब होने से बचाने के लिए, संक्षारित होने से बचाने के लिए पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये होता है किसी भी वस्तु को, धातु की बनी हुई वस्तु को अधिक आकर्षक, चमकीला, सुंदर बनाने के लिए। जैसा कि हमने बताया कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज आती हैं, ठीक है, तांबे की होती हैं या लोहे की होती हैं, गिलट की होती हैं, तो उनके ऊपर चांदी की या मतलब सोने की क्या चढ़ा दी जाती है? परत चढ़ा दी जाती है। कहते हैं सामान्य शब्दों में उनके ऊपर पानी चढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो इससे क्या है? वो सुंदर दिखने लगती हैं, आकर्षक, ठीक है, चमकीली दिखने लगती हैं। तो इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही विद्युत लेपन किया जाता है। भाई यहाँ पे लिखा है कि मुख्य रूप से दो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्युत लेपन किया जाता है। पहला, धातु को जंग से बचाने से हेतु और हवा पानी के असर से खराब होने से बचाने हेतु, वस्तु को चमकीला, सुंदर और आकर्षक बनाने हेतु, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा किया जाता है। चलें, अच्छा दो ही उद्देश्य हैं, उनको लिख लें। चलें, विद्युत लेपन का वैज्ञानिक सिद्धांत थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे का वैज्ञानिक सिद्धांत भाई इलेक्ट्रोलिसिस वाला है। देखो भाई क्या कह रहे हैं कि यह पूरी तरीके से विद्युत अपघटन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, अदरवाइज इसको समझाने के लिए हमने लगा दिया, चीजें माइंड में जल्दी सेटअप हो जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज जितना भी विद्युत अपघटन के बारे में अभी हमने बताया है उतना ही लिख देंगे तब भी पर्याप्त है, लेकिन इसको समझ लें, सुन लें। जब किसी धातु के लवण के विलयन में करंट पास किया जाता है तो धातु के धनायन यानी कि M+ अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ आकर्षित होते हैं और वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होकर इस धातु पर चिपक जाते हैं। सेम प्रोसेस एप्लीकेबल है विद्युत लेपन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ये हमने कैथोड ऋणाग लेपित की जाने वाली वस्तु, यहाँ पर हमने चांदी की चिम्मच को कैथोड के रूप में लिया है और कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। और ये हमने एनोड लिया धनाग्र, ये तांबे की पट्टी है। किसकी पट्टी है? तांबे की पट्टी है, कॉपर की, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेटल आयन होंगे, जो M+ होंगे, जैसे हमें चांदी की चढ़ानी है तो इसमें हम AgNO3 का हम क्या करेंगे? घोल घोल देंगे लवण का। तो इसमें क्या होगा, जो Ag+ होंगे वो लगातार वो प्लस हैं तो अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे जाके धीरे धीरे जमा होते रहेंगे, यहाँ पे अब चेन हो जाएगा और इसके ऊपर एक पूरी जो है लेयर
चढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात को समझ सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ताकि केवल समझ लें। ठीक है, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोप्लांटिंग की प्रक्रिया को समझ लेते हैं जल्दी से। देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। परीक्षा में पूरे अंक पाने के लिए यह नियम हमेशा याद रखें कि कौन सी चीज कहाँ जोड़ी जाती है। ठीक है, कैथोड कैसा होता है? ऋणावेशित होता है, ऋण ध्रुव होता है। जिस वस्तु पे परत चढ़ानी होती है, ठीक है, जैसे लोहे की चम्मच, चाबी या बर्तन पर, उसे हमेशा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। किस पे जोड़ा जाता है? ऋण ध्रुव पे। इसका कारण हमारा ये होता है, धातुएं कैसी होती हैं? धातुओं पर धनावेश होता है, धातुओं पर पॉजिटिव चार्ज होता है कि इसको सदैव हम M+ के रूप में दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये किस तरफ जाएंगी? उस तरफ जाएंगी जिस तरफ माइनस चार्ज हो। तो जिस वस्तु के ऊपर हमें जो है लेयर चढ़ानी है उसको हम कैथोड के रूप में लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखते हैं। एनोड ध्रुव, जिस धातु की परत चढ़ानी होती है, जैसे शुद्ध चांदी या सोना, उसकी शुद्ध छड़ को बैटरी के धन ध्रुव यानी कि एनोड से जोड़ देते हैं। देखो ये बेहतरीन चित्र लगा है। ठीक है, इस चांदी की चम्मच मतलब लोहे की चम्मच पे हमें जो है चांदी की परत चढ़ानी है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कैथोड के रूप में ले लिया, बैटरी के ऋण, ठीक है, निगेटिव वाले पॉइंट से जोड़ा, और एनोड के रूप में हमने धातु की शुद्ध छड़ ले ली। किस धातु की? जिस धातु की लेयर इस पे चढ़ानी है। तो धातु के जो एटम होंगे, ठीक है, परमाणु होंगे, वो यहाँ से निकल के सब बिलियन में आएंगे, और फिर बिलियन से ये सब कहाँ चले जाएंगे? इस चम्मच पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और इस पे क्या बन जाएगी? पूरी की पूरी एक लेयर चढ़ जाएगी। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट, बिलियन के रूप में हमेशा उसी धातु का कोई घुलनशील लवण साल्ट सोल्यूशन लेते हैं जिसकी परत चढ़ानी होती है। विद्युत लेपन का बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, हर एक बात क्लियर हो जाएगी कि हम जो है जिस पे चढ़ाना है उसे कहाँ पे रखेंगे, और धातु की छड़ कौन सी लेंगे, उसकी लवड़ कौन सा लेंगे। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे स्लाइड में क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलें अच्छा आगे ले लें। अब जैसे हमें इस पे चांदी की हमें इस पे लेयरिंग करनी है, चांदी का लेपन करना है, तो चांदी की छड़ डुबाएंगे। बिलियन भी इसी धातु के लवड़ का लेंगे, जैसे Ag लिया है तो यहाँ पे AgNO3 का लेंगे। अगर हमें इसके ऊपर जो है Au का चढ़ाना होता सोने का, तो सोने का कोई लवड़ ले लेते। ठीक है, तो ये बात हमेशा एप्लीकेबल है कि जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु के लवड़ का बिलियन भी होगा। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हम अगली स्लाइड में। ठीक है, अगला देखें, यासद लेपन। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ देते हैं, यासद लेपन मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने एक बार और ताकि बच्चों के माइंड में सेट हो जाए। देखो यासद लेपन क्या है? यासद का मतलब हिंदी में होता है जिंक जस्ता। जिंक को जस्ता भी कहते हैं, मालूम है? जिंक जस्ता Zn होता है। ठीक है, परिभाषा, लोहे या स्टील को जंग रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर पिघले हुए जिंक यानी कि दस्ते की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यासद लेपन या गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल इतना ही जान लेना है कि लोहे के ऊपर या स्टील के ऊपर, लोहे या स्टील को जंग से बचाने हेतु जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रोसेस को यासद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बस बात खत्म। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला उसी प्रकार से टिनिंग देख लें। टिनिंग क्या है अलग बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लें। टिनिंग का संबंध टिन धातु से है, टिन या एसएन से। टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एसएन होता है इसका सिंबल। परिभाषा रही है कि लोहे, तांबे या पीतल के बर्तनों और चादरों को जंग तथा रासायनिक क्रिया से बचाने के लिए उनके ऊपर पिघले हुए टिन की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को टिनिंग कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे कलई करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलई करना भी कहते हैं। जो लोग इस इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, ठीक है, जो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, वर्कर्स वगैरह, तो वो इस प्रोसेस को कलई करना कहते हैं। ठीक है, वो टिनिंग नहीं कहते हैं, टिनिंग नहीं जानते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से इस प्रोसेस को टिनिंग कहते हैं। लोहा है, तांबा है, पीतल है, इन बर्तनों के ऊपर हम क्या चढ़ा देते हैं? टिन की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि ये जो है सही सलामत बनी रहें। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, जबरदस्त एकदम बेहतरीन तरीके से है ये।
मतलब दैनिक जीवन से संबंधित वैद्युत लेपन के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या क्या प्रश्न हमारे जो है दैनिक जीवन से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ड पे लगभग सिलेबस एप्लीकेबल है। तो एनसीईआरटी का जो पेपर होता है, ठीक है, जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह में, तो उसमें ये पूछे जाते हैं, तो बाई चांस ये भी पूछ दिए जाते हैं, तो इनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, एकदम सरल से सरल देसी अंदाज में, आम बोलचाल की भाषा में। देखो, कह रहे हैं कि बाजार में मिलने वाली आर्टिफिशियल नकली ज्वेलरी की चमक असली सोने चांदी जैसी क्यों दिखाई देती है, और समय के साथ यह काली क्यों पड़ जाती है, ठीक है। जनरल सा क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है कि बाजार में मिलने वाली जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं वो चमकती एकदम ऐसे चमकती जैसे असली सोने की बनी हो, लेकिन कुछ समय पश्चात उनको यूज में लेने के बाद वो काली पड़ जाती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो भाई जानते ही, विद्युत लेपन की प्रक्रिया के द्वारा अंदर की जो मेन धातु है, चाहे कावे अंदर मतलब तांबा हो, कापर हो या लोहा हो, तो उसके ऊपर एक पतली परत चढ़ी हुई, थिन लेयर चढ़ी हुई है। तो जब उसको डे बाई डे उसको यूज में लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, धीरे 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 उस लेयर की जो धातु है वो उसका क्षरण हो जाएगी, हट जाएगी, और अंदर की जो धातु होगी वो हमारे सामने निकल के आ जाएगी, इसीलिए वो हमको काली काली दिखाई देने लगेगी, ठीक है। देखो, चमक का कारण पहले समझ लें, चमक का कारण क्या है। कृत्रिम आभूषणों को मुख्य रूप से तांबे, कापर या पीतल जैसी सस्ती धातुओं से बनाया जाता है, ठीक है। या तो तांबे की बनी होगी या पीतल की बनी होगी। लोहे का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं, पहले के समय में करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, ठीक है। फिर वैद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग तकनीक का उपयोग करके इनके ऊपर सोने, गोल्ड या चांदी, सिल्वर की एक बहुत पतली परत चढ़ा दी जाती है, ठीक, जिससे कि ये बिल्कुल असली जैसे एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तो इनके चमक का कारण हो गया। अब काले क्यों पड़ जाते हैं? देखें, लगातार पहनने से हवा है, पसीना है, नमी के कारण ऊपर चढ़ी सोने चांदी की वह पतली परत धीरे 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 घिस जाती है, सामान्य सी बात है, घिस जाएगी। इसके बाद अंदर की जो मूल धातु है, तांबा है, पीतल है, वो बाहर आ जाती है, जो हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाती है और आभूषण काले या बदरंग दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि ये तांबा है, पीतल की जो धातुएं हैं, हालांकि पीतल मिश्र धातु है, तो इसमें जो अधिक सक्रिय धातु होती हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया कर जाती हैं, ठीक है, जिससे वो काली या बदरंग दिखाई देने लगती है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कारण हो गया, ठीक है। जनरल सा जो है एक क्वेश्चन हो गया, जनरल सा क्वेश्चन है, जनरल सा इसका एक आंसर है, ठीक है। तो केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ हमारे आसपास जो केमिस्ट्री मौजूद है उसे भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं, ठीक है, सभी के घर में, हमारे घरों में मम्मी वगैरह होती हैं, ठीक है, आभूषण वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो काले आले वगैरह पड़ जाते हैं। तो अब आप अपनी मम्मी को घर पे भी समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, कह रहे हैं साइकिल। भाई साइकिल आ गई, साइकिल तो हर बच्चे ने चलाई होगी, ठीक है, कभी ना कभी जो है, हम तो आज भी साइकिल चलाते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा देखें, साइकिल के हैंडल और रिम लोहे के बने होने के बावजूद उन पर कभी कभी जंग क्यों नहीं लगती है, और वे हमेशा स्टील की तरह क्यों चमकते रहते हैं, ठीक है। देखा होगा कि जो साइकिल के हैंडल वगैरह होते हैं, ठीक है, आगे का हैंडल और रिम जो होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, लेकिन उन पर कभी जंग नहीं लगती है, वे हमेशा जो है स्टील की तरह चमकते दमकते क्यों रहते हैं। हालांकि उनकी चमक तो चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें जंग लग जाए, ठीक है, जंग जनरली नहीं लगती है, चमक तो चली जाती है, जनरली चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। देखो, लोहा एक बहुत ही सक्रिय धातु है, जो हवा और पानी, नमी के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी जंग यानी कि रस्ट पकड़ लेता है। ये तो सभी जानते हैं, लोहा एक बहुत सक्रिय धातु है, बहुत सक्रिय तो नहीं कह सकते, सक्रिय धातु है, क्योंकि लोहे पे भी जो जंग लगती है वो धीरे धीरे लगती है। जंग कैसे लगती है? जैसे लोहा है, आयरन है, ये क्रिया करेगा वायुमंडल की ऑक्सीजन और प्लस जो है जल के साथ, H2O के साथ, और इसके सरफेस पर एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको कहते हैं Fe2O3 × NH2O। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये फार्मूला होता है लोहे में जंग लगने का, लोहे में जंग लगने का फार्मूला है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो ये फार्मूला राइट डाउन कर लें, ठीक है। ये जंग का फार्मूला है, जंग का, ठीक है।
तो लोहा क्या पकड़ लेता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है जनरली बरसात के दिनों में, ठीक है। जब बरसात रेनी सीजन होता है तो जनरली उसमें वायुमंडल में नमी ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो उस दौरान ज़्यादा जंग लगती है। साइकिल के हैंडल और रिम, साइकिल के हैंडल और रिम को जंग से सुरक्षित रखने और उन्हें एक बेहतरीन लुक देने के लिए उनके ऊपर क्रोमियम धातु की इलेक्ट्रोप्लांटिंग की जाती है। किसकी की जाती है? क्रोमियम धातु की जाती है। क्रोमियम एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगती है, ठीक है, जंग हर किसी धातु पर नहीं लगती है, ठीक है। यह बहुत कठोर होती है जिससे खरोंचें नहीं पड़ती हैं और इसकी अपनी एक स्थायी चमकदार फिनिशिंग भी होती है। इसी वजह से साइकिल के हैंडल सालों साल नए जैसे चमकते रहते हैं, ठीक है। साइकिल को समय समय पर हैंडल्स को साफ करते रहें, धोते रहें, गीले कपड़े से पोंछते रहें, उसको क्लीन करते रहें, तो वो चमक लगभग बरकरार बनी रहती है, ठीक है। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये सब डेली डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो, बाजार में डिब्बा बंद जूस या रसगुल्ले के जो टिन के डब्बे आते हैं वे असल में लोहे के बने होते हैं, फिर भी भोजन सीधे लोहे के संपर्क में क्यों नहीं आता है? देखा होगा जैसे ये रसगुल्ला का एक डिब्बा है, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह से हम ऑनलाइन करके मंगाते हैं, बाद बाकी जो है बाजारों में मार्केट्स में भी होली वगैरह पे, दीपावली पे ये उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो डिब्बे हैं ये वास्तव में अंदर से लोहे के बने होते हैं, लेकिन इनके ऊपर टिन धातु की, इनके ऊपर टिनिंग यानी कि टिनिंग प्रोसेस की जाती है, फिर लोहे पर टिन की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। टिन की परत रासायनिक अपक्रिया से सुरक्षा देती है। लोहा जो है हो सकता है कि इसके अंदर जो भरा जाए उनके यौगिकों के साथ, अणुओं के साथ क्रिया कर जाए, ठीक है, लेकिन टिन एक निष्क्रिय धातु है, ये क्रिया नहीं करती है। लोहे की चादर डिब्बे को मजबूती प्रदान करती है, बाहरी टिन की परत जंग और क्षण से बचाती है। देखो भाई, लोहा भोजन में मौजूद प्राकृतिक अम्लों एसिड्स के साथ बहुत तेजी से रासायनिक अपक्रिया कर सकता है, जिससे भोजन विषैला टॉक्सिक हो सकता है और डिब्बे में जंग भी लग सकती है, ठीक है। डिब्बा जैसे अगर केवल लोहे का बना के भेज देते तो हो सकता है जंग लग जाए, फिर उसको कौन लेता, कहता है इसमें जंग लग गई, ठीक है, सही भी नहीं रहता, टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है, अंदर लोहा जा सकता है अनावश्यक रूप से। तो इस समस्या से बचने के लिए लोहे की चादर से बने इन डिब्बों के आंतरिक और बाहरी हिस्से पर विद्युत लेपन द्वारा टिन ऐसे धातु की एक सुरक्षित परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। टिन लोहे की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है, यह भोजन के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता, जिससे डिब्बे के अंदर बंद खाद्य पदार्थ लंबे समय तक पूरी तरीके से सुरक्षित और खाने योग्य बने रहते हैं। ऐसा नहीं क्रिया कर गया, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन गया, कोई पदार्थ बन गया, उस व्यक्ति को खाया, उसको उसकी मतलब हाल उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, या कोई ऐसा कंपाउंड बन गया कि ज़रूरत से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से इनको जो है कंपनियां बहुत समझदार होती हैं, ठीक है, कंपनी वाले लोग बहुत समझदार। देखो, अन्य कोई किसी धातु का लगा देते डिब्बा, नहीं लगाएं, क्यों भाई, ज़्यादा किसी महंगी धातु डिब्बा लगाएंगे तो इसकी कीमत फिर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो उनने ऐसा करो, सस्ती धातु लगाओ, उसके ऊपर टिन की परत चढ़ा दो, बात खत्म। सस्ती की सस्ती, सस्ते की सस्ते में निपट गए, और ये जो दिक्कत आ रही थी इस दिन दिक्कतों से भी निपट गए। देखो, ऐसे कई डिब्बे मिलते हैं, जैसे हम जूस का डिब्बा, जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस वगैरह ऐसा डिब्बा आता है, रसगुल्ले मिठाई डिब्बे, दूध पाउडर के डिब्बे आते हैं, ठीक है, दूध पाउडर के डिब्बे, सब्जी और फल के डिब्बे, मछली के डिब्बे और एरोसेल के डिब्बे। तो इन सब में लोहा होता है और इनके ऊपर टिन की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक। चलें अच्छा आगे देखते हैं, अगला देखें, अगला शायद ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, चलो अच्छा ये और देख लें, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो, पुलों, सही दिख रहा है, एकदम जबरदस्त। देखें भाई, पुलों और गाड़ियों के चेसिस, पुलों और गाड़ियों के, तो थोड़ो अब सही है, पुलों और गाड़ियों के चेसिस को बनाने में भारी लोहे का उपयोग किया जाता है। पुलों और गाड़ियों के चेसिस यानी कि इनके जो मतलब इनके जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जो भी मटेरियल वगैरह होता है, बोल्ट टोल्ट वगैरह, इनकी राड्स वगैरह, इन सभी को बनाने में बता रहे हैं कि भारी लोहे का उपयोग होता है। इन्हें पानी और धूप में 24 घंटे रहने के बाद भी जंग से बचाने के लिए किस विद्युत लेपन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ये तो एक एमसीक्यू भी क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन टाइप होके आएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पुल वगैरह है,
गाड़ियों के ये apparatus हैं, ये लोहे के बने होते हैं जनरली, लेकिन ये 24 घंटे लगभग धूप में रहते हैं, पानी के संपर्क में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनमें जंग नहीं लगती है, ये सुरक्षित बने रहते हैं। जैसे ये पुल है, सालों साल ऐसे ही खड़े रहते हैं, ठीक है, इनमें दिक्कत नहीं होती। तो इसका क्या कारण है? देखो, पुलों और वाहनों के भारी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु का लेपन किया जाता है, यानी कि उस पर क्या किया जाएगा? यसद लेपन किया जाएगा, गैल्वेनाइजेशन, जिसे वैज्ञानिक भाषा में गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यसद लेपन। जिंक की यह परत एक बलिदानी परत कहलाती है, इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल लेयर। क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल लेयर इसको कहते हैं। बलिदानी परत क्यों कहते हैं? देखो भाई, यदि भविष्य में इस परत पर कोई खरोच भी आ जाए तो भी जिंक खुद ऑक्सीकरण हो जाती है, लेकिन अपने नीचे मौजूद लोहे को हवा और पानी के संपर्क में आने नहीं देती है। समझ रहे हैं? मतलब स्वयं अपने आप को इसने बलिदान कर दिया। अगर बाई चांस इसमें खरोच भी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अंदर जो लोहा है उसको मतलब किसी प्रकार का कोई क्षरण नहीं होने देगी, ठीक है। लेकिन अपने नीचे मौजूद लोहे के हवा और पानी के संपर्क नहीं आने देती। इसी वजह से बड़े बड़े पुल और गाड़ियां सालों साल बिना जंग लगे मजबूती से टिके रहते हैं, ठीक है। जैसे ये पुल बना है, ठीक है, नदी के ऊपर ये देख रहे हैं पुल बना है, सालों साल ये टिके रहते हैं ऐसे ही ऐसे ही। तो क्यों ये ऐसे टिके रहते हैं, इनका क्या कारण है? तो यही कारण है, अंदर से है लोहा, ज़्यादा महंगी की धातु ये भी नहीं बना सकते हैं भाई, खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा कम करो। तो ऐसी कंडीशन में उनका लोहा रखो और इसके ऊपर जिंक की जो है परत चढ़ा दो, बस बात खत्म। जिंक जो है इसकी सुरक्षा करता रहेगा, बलिदानी परत के रूप में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दे रखा है, जंग से सुरक्षा हो जाएगी, मजबूती आ जाएगी, प्लस इनकी उम्र जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलें, अच्छा तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही। चलें, अच्छा तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है वैद्युत अपघटन के उत्पाद क्या हैं, वैद्युत अपघटन के उत्पाद को, उनके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को जाना, और विद्युत लेपन के बारे में जाना। विद्युत लेपन किसे कहते हैं, उदाहरण जाने कि लोहे के ऊपर जब हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो यसद लेपन कहते हैं, जब टिनकी चढ़ाते हैं तो इसे टिनिंग कहते हैं, ठीक है। और विद्युत लेपन के उद्देश्य जाने, ठीक है, विद्युत लेपन की क्रिया विधि जानी, पूरी कार्यप्रणाली कैसे कराया जाता है, और विद्युत लेपन से संबंधित कुछ दैनिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर हमने जाने, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। लेक्चर क्लास अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और जब भी इस वीडियो को देखें प्लेलिस्ट को फॉलो करें, प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री एकदम मज़ेदार हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। पूरे चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट को देखें, चैनल पे प्लेलिस्ट हमने इसीलिए बना रखी है। बीच से किसी लेक्चर को ना देखें, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बीच से ना देखें, बिल्कुल ना देखें, ठीक है। चलें, अच्छा जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। पढ़ते रहें, हंसी खुशी और मुस्कुराते रहें, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।